हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस एकलव्य सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा, दिव्या मैम ने आपको हिस्ट्री में मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और उससे रिलेटेड डायनामिक्स के बारे में बताया। आज हम इसी सीरीज को आगे ले जाते हुए पॉलिटी का एक क्रूशियल एस्पेक्ट पकड़ेंगे, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक्स। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड एंश्योर दैट कि आपको ऐसे क्वालिटी कंटेंट बार बार मिलते रहे। सो मूविंग अहेड, सबसे पहले इस चीज की बात करनी है हमें कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक्स के बारे में आइडिया एक दे रहे हैं, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि वी अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि हाउ कैसे ये द वेरी आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस आया है। ये जनरली लोग नहीं देखते हैं बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए जिसके बेसिस में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पे इनिशिएट करना चाहिए, रादर देन इनिशियली जंपिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ और द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इतना तो मैं समझ सकता हूं क्योंकि पहले क्लास में अपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, तो गिवन दैट एक पॉलिटिकल हिस्ट्री के हिसाब से देखें, कुछ शुरुआती जमाने में कभी वंस अपॉन ए टाइम में हमारे कुछ किंग्स और क्वींस होते थे। अब इनके साथ क्या होता था, इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी होता है, इनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी होता है एंड इन्हीं के पास जुडिशियल पावर भी होता है। यानी तीनों पावर्स एक इंडिविजुअल है, एक पर्टिकुलर सेक्शन के पास सारे पावर्स हैं। बीट जुडिशियल जो हम आज कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं ना, अलग अलग है। वैसे आप एक टाइम में था कि सब सारा राजा के पास होता था। तो भाई कहीं ना कहीं हम क्या देख पा रहे हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हो रहा है। अगर एक्यूमुलेशन ऑफ पावर अगर आप एक जगह सेंट्रलाइज कहीं ना कहीं कर रहे हो, केंद्रीकरण अगर हम कहें, तो व्हाट इट विल लीड टू, इट विल लीड टू एब्यूज ऑफ पावर एज वेल। व्हाई इज इट सो? मान लीजिए कि एक राजा ने आपकी फैमिली के मेंबर्स को किसी को मार दिया। अब अगर उन्होंने आपके किसी फैमिली के एक मेंबर को मारा है तो आप जस्टिस के लिए कहां पे आओगे? राजा के पास आओगे, क्योंकि जुडिशियल पावर्स उसी के पास है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वेदर द वेरी किंग, वही राजा, क्या वो अपने अगेंस्ट में जजमेंट दे पाएगा? क्योंकि अगर उसने खून किया है तो उसे पनिश भी करना पड़ेगा, बट क्या राजा देगा? समवेयर वी कैन से दैट कि बायसनेस की वजह से जस्टिस थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं accumulation of power can also, and abuse of power can also lead to violation of principle of natural justice. So the very first concept that we need to understand under any constitutional basics is the principle of natural justice. Now ये होता क्या है natural justice, पहले ये समझते हैं। सो नेचुरल जस्टिस को अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, पहला चीज ये इंपॉर्टेंट है नेचुरल जस्टिस में कि कहीं ना कहीं फर्स्टली एवरीवन या इनिशिएट करते हैं, नो वन कैन बी जज ऑफ देयर केस। मतलब आप अपने ही केस के जज नहीं हो सकते। अगर आप अपने केस के जज होंगे तो बायसनेस आ सकती है। सेकंड, एवरीवन हैज द राइट टू अपीयर बिफोर प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देयर केसेस। मीनिंग अगर आपके खिलाफ में कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि भाई जब आपके केस में केस चल रहा है, आपको ट्रायल में आप रहोगे, बट अगर आप ही प्रेजेंट नहीं हो वहां पे तो मे बी आपके केस में गलत तरीके से जजमेंट दिया जा सकता है। तो नेचुरल जस्टिस ऑल्सो इंश्योर्स दिस पार्ट कि हर किसी के पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जाकर खड़ा हो सके अगर उसके अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है। थर्ड कंपोनेंट, एवरीवन has the right to cross-examine
evidence presented against them. मीनिंग कि मान लीजिए आपके खिलाफ अगर कोई केस चल रहा, वो केस ये है कि भाई आपने किसी को थप्पड़ मारा। अब कोर्ट में जो प्रोसिक्यूटर है उसने मुझे प्रेजेंट किया और मैंने कहा कि भाई मैंने आपको देखा है थप्पड़ मारते हुए, तो आपके पास ये राइट है कि भाई आप मुझसे क्वेश्चन कर सको कि भाई आपने मुझे कहां देखा थप्पड़ मारते हुए। मैं उस समय मैंने क्या करते देखा कि भाई आपने उसको थप्पड़ मारा, क्या वो मैं क्या कर रहा था उस टाइम। तो ऐसे क्वेश्चंस आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो जो सामने वाला एक एविडेंस जो आपके अगेंस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड लास्टली द कोर, अनदर कोर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस इज एवरीवन हैज द राइट to listen to reasons provided during the judgment। मतलब अगर आपके अगेंस्ट में कोई या कोई भी केस में अगर कोई जजमेंट दिया जा रहा है तो उन केसेस में कहीं ना कहीं ये मैटर करेगा कि भाई अगर आपको जजमेंट दे रहा है तो किस आधार पे दिया गया है, कुछ रीजंस होने चाहिए जिसके बेसिस पे ये डिसाइड किया गया कि हाँ आप एक्यूज्ड है, अब आप कन्विक्ट किए जा रहे हो, आपको जेल में डाला जाएगा, उसके भी कुछ रीजंस होंगे, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। सेम इन दिस केस एक और चीज आपको पता होना चाहिए, जैसे आपका राम मंदिर का अगर मैं एग्जांपल लूं कि राम मंदिर के उस चीज में लैंड को जो दिया गया, बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट था, उसमें जो राम मंदिर को वो एरिया दिया गया वो किस उसमें कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को मानते हुए ही रखा गया कि हाँ भाई राम मंदिर वहां पे वो लैंड राम मंदिर के जो कंस्ट्रक्शन या मैनेजमेंट कमेटी उनको मिलना चाहिए। तो रीजन शुड बी प्रोवाइडेड अगर आप कोई जजमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट नेचुरल जस्टिस। नाउ अब बात आती है कि भाई अगर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल की अगर हम देखते हुए बात करें, दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर इसी एब्यूज ऑफ पावर को रोकना है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू फ्रैगमेंट powers in different sections of society। कि भाई एग्जीक्यूटिव पावर सबके पास, एग्जीक्यूटिव अगर पावर है तो उसके पास लेजिस्लेटिव पावर ना दो या फिर उसको जुडिशियल पावर मत दो, ये सारी चीजें अकॉर्डिंग डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल जैसे आप आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, जहां पे क्लियर कट कहीं ना कहीं इस चीज मैंडेट को रखा गया कि जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव विल बी सेपरेटेड। इसी चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर ये बात है कि एब्यूज ऑफ पावर कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं काम करेगा, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि ऐसा कुछ सिस्टम बना जाए जो पीपल इंटरेस्ट में काम करे। ड्यू टू दिस ब्रिटेन में पहली बार एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ, which led to another crucial component or constitutional basic, that is parliamentary form of government। and I mean ये तो एक ऐसा चीज है जो यूपीएससी ने बार बार पूछा भी है प्रीलिम्स में अपने। तो अब बात आती है कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है, क्या ऐसा चीज है कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन रहा है। तो कहीं ना कहीं पहला तो ये है अ बॉडी कॉल्ड पार्लियामेंट is formed by elections where general public votes। अगर जनरल पब्लिक वोट कर रही है दैट मीन्स कहीं ना कहीं क्या होगा, रूल ऑफ द पीपल की हम बात कर रहे हैं। यानी जो भी उस पार्लियामेंट में बैठेंगे उनको कहीं ना कहीं पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर नहीं काम करेंगे तो अगले इलेक्शन में हो सकता है उन्हें हटा दिया जाए। अनदर क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव is part of legislature, and third component is executive
is accountable to legislature. यानी कि भाई अगर ये इलेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन आप बना रहे हो जहां पे लॉस बनेंगे। इसी लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो पार्लियामेंट बन रहा है उसमें एग्जीक्यूटिव को भी बनना रहना चाहिए, और अगर एग्जीक्यूटिव उसमें रहेंगे तो एग्जीक्यूटिव पे आप कहीं ना कहीं उसको अकाउंटेबल बना दिया, लेजिस्लेचर की तरह रिस्पॉन्सिबल कर दिया। जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते भी कि भाई यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये जगह जगह हम सुनने को भी मिलता है। तो अब बात आती है कि भाई ठीक है, अगर अकाउंटेबिलिटी आप सेट कर रहे हो दैट मीन्स कहीं ना कहीं यू आर मूविंग फॉर द एस्पेक्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये चेक्स एंड बैलेंस क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आप ये जो फ्रैगमेंटेशन की हमने बात की, सेपरेशन ऑफ पावर हो पा रहा है। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई कहीं ना कहीं ये जो पार्लियामेंट का आइडिया आया या जिसने कहीं ना कहीं एंश्योर किया रूल ऑफ पीपल, कहीं ना कहीं दिस हैज आल्सो लेड टू पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। और अगर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी रहेगी यानी पार्लियामेंट को अपने पीपल को ये राइट दे दिया कि आप सबसे ज्यादा सब प्राइम पीपल हो, यू आर द प्राइम, यू आर सुप्रीम, इसके आगे कुछ नहीं है। बट इसी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी से कहीं ना कहीं क्या रहा, रूल ऑफ पीपल हो रहा है, तो वो लॉज लाएंगे क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि भाई एक इक्वालिटी सोसाइटी में आए। तो वो क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं इस चीज की बात करेंगे कि रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए। नाउ अनदर क्रूशियल कंपोनेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक बेसिक हो गया, नेचुरल जस्टिस सेकंड बेसिक होगा, थर्ड बेसिक कंपोनेंट इज रूल ऑफ लॉ। क्या होता है ये रूल ऑफ लॉ? पहला चीज, नो वन इज अबव लॉ, कि अगर कोई कानून बन रहा है उसके सामने चाहे किंग हो चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, उसको सबको कॉमन मानना पड़ेगा। सेकंड, द स्टेट हैज टू adhere to those laws। यानी जो स्टेट आगे तरह से देखा जाए, क्योंकि पार्लियामेंट बन रहा है वो एक स्टेट बना रहा है, एक सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट बन रहा है, तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं उसी लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर यानी बात ये भी आ जाएगी कि भाई अगर गवर्नमेंट अगर करप्ट निकली, लोग करप्ट निकले, तो लॉस भी करप्ट बन सकता है। लेकिन लॉस को बचाने के लिए रूल ऑफ लॉ में एक अलग एक एसेंशियल प्रिंसिपल रखा गया ताकि सेकंड वाला इनकम्प्लीट ना रहे या इनइफेक्टिव ना रह जाए। इसके लिए क्या डाला गया कि इट शुड कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो अभी हमने देखा कि भाई नेचुरल जस्टिस अगर नहीं होगा तो उस बेसिस पे आप नहीं कर सकते। अगर नेचुरल जस्टिस होगा तो कहीं ना कहीं अगर करप्ट लॉस बनते तो आप स्क्रूटिनाइज करके उसको रोक सकते हो। ना बात आती कि कभी कभार लॉस में हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई कुछ लॉस बन रहे हैं लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दे रहे हैं, कुछ एग्जेम्पशंस देने पड़ रहे हैं। जैसे प्रेसिडेंट को हमने हो सकता है कुछ एग्जेम्पशन दे के रखा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत लोग पढ़ते भी हैं। कभी कभार हमने क्या कर रखा, इक्वालिटी की बात तो की, लेकिन उसी इक्वालिटी में हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई ईयर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के साथ, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गए। तो कहीं ना कहीं उस केस में हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ गलत ना हो, हिस्टोरिकल इंजस्टिस जो हो चुका है उसको ठीक करने के लिए हमने उसी इक्वालिटी में कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज बना कर रखी है, यानी लॉज में भी थोड़ा सा ट्विकिंग की है। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर कि रूल ऑफ लॉ में अनदर डायमेंशन आ जाता है, या अगले दो जो डायमेंशन है उसको कहा जाता है इंटेलिजिबल
differentia. And fifth component is rational nexus. यानी पहला चीज तो आप पहले बताओ कि हाँ लॉज में आप किस किस को एग्जम्पशन दे रहे हो, दैट इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, और क्यों दे रहे हो वो भी बताना पड़ेगा, दैट इज रैशनल रीजंस आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, द रीजन विच इज मतलब कंपेलिंग टू प्रोवाइड सर्टेन काइंड ऑफ एग्जाम्पशन टू प्रोवाइड एंश्योर दैट की कंफरिंग रिजर्वेशन पॉलिसीज फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब. दिस ओवरऑल इज द एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ में जनरली लोग क्या करते हैं, कुछ जो नॉर्मल बुक्स पढ़ लेते हैं ऐसे ही जो मार्केट में घूम रहे हैं उसके बेसिस में उनको क्या लगता है कि नो वन इज अबव लॉ, बस इतना ही हो गया. बट रूल ऑफ लॉ इज नॉट दैट थिंग. उसमें बहुत सारे एडिशनल चीजें हैं, बहुत लॉजिकली चीजों को जब आप नहीं समझेंगे तब तक ये आपके लिए हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है. तो रूल ऑफ लॉ दैट मींस कहीं ना कहीं अगर वो रहेगा तो रूल ऑफ लॉ रहेगा. अब बात यह आती है कि पार्लियामेंट जो है, यही पार्लियामेंट जो रूल ऑफ लॉ लेकर आ रही है, क्यों? क्योंकि वो लॉज तो बनाएगी, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए भी बनाएगी, एंड ये लॉज किसके लिए बनेंगे? कॉलोनीज के लिए भी बनेंगे, जो आपके जैसे मान लीजिए अमेरिका हो गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया. आप देख भी पाते हैं रेगुलेटिंग एक्ट बन रहा है, चार्टर एक्ट आ रहा है, ये किस लिए आ रहे हैं? ये आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट में बन रहा है. सिमिलरली अमेरिका में भी वही चीज हुआ. नाउ द थिंग इज दैट कि यहां पे आप रूल ऑफ लॉ जो फॉलो कर रहे हो, वो रूल ऑफ लॉ क्या है, कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपको अपने पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने हो, ये आपके लोग हैं. बट कॉलोनी में क्या है कि आप चाहते हो कि आपका कॉलोनी जो है वो आप ही का ही रहे हमेशा, वो आपसे छटक के बाहर ना जाए. in those cases what you are going to do is that somewhere you will plan कि आपके लॉज आप इस तरह से बनाओ जिससे ये कॉलोनीज आपके हाथ से कभी ना निकल पाए. तो यहां पे दिस प्रिंसिपल इज व्हाट इज कॉल्ड एज रूल बाय लॉ. फॉर एग्जाम्पल रॉयल लॉट एक्ट आपने क्या लाया, या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कि आप अगर ट्रायल, बिना ट्रायल के आप चाहो तो किसी के ऊपर, मतलब पहला चीज तो ट्रायल चला सकते हो, प्रेजेंस की भी जरूरत नहीं है, ज्यूरी अपने हिसाब से अपने डिटरमाइन की, और सजा भी आप उस अकॉर्डिंग दे सकते हो. क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि किसी भी तरह का प्रोटेस्ट आपके कॉलोनीज में आए जिससे वो कंट्रीज अपनी इंडिपेंडेंस मांगने लगे. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रूल बाय लॉ. रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ में यही एक डिफरेंस आ जाता है. तो ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ फॉलो किया अपने लोगों के लिए, बट ये कॉलोनीज में कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे थे द प्रिंसिपल ऑफ रूल बाय लॉ. अब इसी वजह से क्या हुआ, अमेरिका में जब आप कस्टम्स और ये सारे ड्यूटीज लगा रहे हो तो वहां पे क्या हो रहा है, आप कस्टम्स लगा रहे हो, टैक्सेस लगा रहे हो, लोग वहां के चिढ़ने लगे कि भाई टैक्सेस आप लगा रहे हो बिना हमसे पूछे. दैट इज व्हाई दे आल्सो गेव द स्लोगन ऑफ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन. जब हम इस चीज के बारे में बात करें, दैट मींस दे वांट कि भाई हमारा प्रेजेंस बढ़े. सो दीज अमेरिकन पीपल आर समवेयर थिंकिंग भाई एक पार्लियामेंट तो है, अच्छा चीज तो है, लेकिन भाई इसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए. और क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो पार्लियामेंट अपने हिसाब से कुछ भी बना रहा है. यानी इस पार्लियामेंट की तो नीड है, लेकिन इसी पार्लियामेंट पे एक चेक लगना चाहिए. तो जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन होगा और उसके बाद जब अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिलेगा, दे विल वर्क टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ व्हाट वी से जुडिशियल सुप्रीमेसी. ये मैं बार बार कहता हूं कि भाई जस्ट आप इस बेसिस में याद मत रखा करा करो कि अमेरिका में जुडिशियल सुप्रीमेसी है, ब्रिटेन में जुडिशियल सुप्रीमेसी. अनलेस यू अंडरस्टैंड द ग्राउंड्स, अनलेस यू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ सोसाइटी एट दैट टाइम, जो उस टाइम एग्जिस्ट कर रही थी, चाहे वो ब्रिटेन में हो चाहे अमेरिका में, कहीं पे भी हो, वो आपको तब तक आइडिया नहीं देगी कि भाई क्या चीज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी ब्रिटेन में क्यों आई, जुडिशियल सुप्रीमेसी इंडिया में क्यों आई, सॉरी यूएस में क्यों आई, वो चीज आ जाएगी.
तो अगर ये कहीं ना कहीं कंडीशंस मैटर कर रही हैं, सो वो भी चाहते हैं कि हाँ भाई एक पार्लियामेंट या कुछ बने, एक हाउस बने, लेजिस्लेटिव हाउस जिसे उन्होंने कहा कांग्रेस, जिसमें इन्हीं लोगों का प्रेजेंस रहे। बट क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ गलत लॉज भी बना सकते हैं, तो व्हाट दे डिड कि एक जुडिशरी का उन्होंने कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस खड़ा किया। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि भाई अमेरिका में जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात होती है। नाउ अमेरिकन रिवॉल्यूशन में वन ऑफ द क्रूशियल सपोर्टर वाज फ्रांस, क्योंकि फ्रांस को क्या दिखा था कि भाई 7 years वॉर भी हम हारे हैं, हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भी हमें भगा दिया गया, एक तरह से बहुत लिमिटेड एरियाज में हम बचे हुए हैं, तो आई नीड टू टेक रिवेंज फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन में उन्होंने सपोर्ट भी किया, पैसा भी दिया। बट आप क्या कर रहे हो, आप दूसरे के वॉर में आप फंडिंग कर रहे हो, जस्ट बिकॉज कि वही बात है कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, तुमको लेके डूबेंगे वाली चीज, या हद तक करेंगे कि अगर बर्बादी की हद तक अगर करना पड़े, जो लूडो के मूवी में एक डायलॉग है। तो उस चीज को देखते हुए इन्होंने क्या किया, पैसा उठाया, लोगों से पैसा उठाया, लोन लिया और भाई पैसा डाले जा रहे थे, अंधा पैसा फेंके जा रहे। बट बात आती है कि जब आप पैसा डाल रहे हो या आप लोन के नाम पे पैसा ले रहे हो, तो आपको रीपे भी करना पड़ेगा। जब आपको रीपे करना है, रीपेमेंट ऑफ लोन्स करना है, उसका क्या तरीका है, या तो आप जो हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, या तो आपके जो रिसिप्ट्स हैं, इनकम जो है, आप गवर्नमेंट अपनी इनकम बढ़ा ले, या तो एक्सपेंडिचर कम कर ले। अब बात आती है कि इस वजह से क्या हुआ कि भाई क्योंकि किंग्स एंड नोबल्स वहां पे भी थे, फ्रांस में भी थे, ये अपना लग्जरी लाइफस्टाइल छोड़ना नहीं चाहते थे, अपना एक्सपेंडिचर कम करने को रेडी नहीं थे। तो एक्सपेंडिचर अगर कम नहीं करेंगे तो भाई एक ही चीज ऑप्शन बचा है कि रिसिप्ट्स बढ़ा लें, यानी कहीं ना कहीं आपको टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, टैक्स रेट बढ़ाना पड़ेगा जिससे टैक्स कलेक्शन बढ़ सके। लेकिन ये टैक्स कलेक्शन बढ़ा के लगाने का एक तरीका भी होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि उस समय सोसाइटी में, फ्रांस सोसाइटी में 3 तरह के लोग, जिसे एस्टेट्स कहा जाता है। ये एस्टेट्स क्या थे, किंग्स एंड नोबल्स हो गए, चर्च सिस्टम हो गया और जनरल पब्लिक हो गई ना। बट भले ये 90% ऑफ द सोसाइटी, अगर आप एनसीईआरटी के जो वर्ल्ड हिस्ट्री के बुक्स पढ़ो क्लास 9th की, भले ये 90% ऑफ द सोसाइटी हो, इनके केस में क्या है कि भाई इनको लेकिन वोट आप एक ही वोट मिला है कि भाई 100 में से 90%, बल 90 पीपल आर ऑल्दो दे आर सिटिंग देयर, बट 90 लोगों का एक ही वोट माना जाएगा। ये अगर 4-5 है तो ये इनका भी एक 4 से 5% तो इनका भी एक ही वोट माना जाएगा, और चर्च का भी एक ही वोट माना जाएगा। और ये ऑलरेडी क्या टैक्स, ये ऑलरेडी अपना अपना टैक्स लगा देते किंग्स एंड चर्चेस। तो इन्होंने सांठगांठ से क्या किया, आपस में चर्चेस एंड किंग्स एंड चर्चेस साथ में है कि भाई एक काम करते हैं, जनरल पब्लिक पे टैक्स रेट और बढ़ा देते हैं। हम क्यों टैक्स दे, क्योंकि हमारा टैक्स रेट हम पे क्यों लगना चाहिए। तो मेजॉरिटी प्रिंसिपल के हिसाब से पब्लिक पे टैक्स रेट बढ़ा दिया गया। नाउ इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कहीं ना कहीं, नाउ थिंक अबाउट दिस, इज द बेस्ट पार्ट ऑफ स्टडी आईएएस इज दैट कि स्टडी आईएएस में कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हमें सब्जेक्ट्स की इंटरलिंकिंग उस अकॉर्डिंग हम कराते हैं, ताकि आप सारे चीजों को धीरे धीरे एक एक जगह से लिंक कर पाओ। इकोनॉमिक्स में हम एक लाफर कर्व पढ़ते हैं, विच मीन्स अगर आपने टैक्स रेट बढ़ाया तो टैक्स कलेक्शन भी, अगर आपने टैक्स रेट बढ़ाया तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा, बट एक टाइम तक बढ़ सकता है, उसके बाद वो घटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पीपल आर नॉट रेडी टू पे दैट मच अमाउंट ऑफ टैक्स, बिकॉज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा दिया। वो हुआ भी। जनरल पब्लिक को क्या दिखा कि भाई इट इज वेरी मच एसेंशियल एंड इट इज वेरी मच नेसेसरी टू एंश्योर दैट कि ये जो टैक्स बढ़ रहा है, ये टैक्स को किसी तरह रोका जा सके। वो जनरल पब्लिक गई भी उस टाइम, वो लोग क्वीन एंटोनिया से मिले कि भाई मैम जरूरी है कि अभी आप इस टैक्स को थोड़ा कम करो, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। तो जो रोटी कहा जाता है, ब्रेड, यूरोपियन लैंग्वेज में कहा जाता है, यूरोपियन इंग्लिश या जिस भाषा में भी आप कहो, तो ब्रेड के अकॉर्डिंग अगर देखें, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास ब्रेड खरीदने के पैसे नहीं है। तो क्वीन मैरी एंटोनी डिडंट नो कि भाई फ्रांस सोसाइटी में किस काइंड ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, वो अवेयरनेस ही नहीं है उस क्वीन में। शी इज लीडिंग हर ओन लग्जरी लाइफस्टाइल, क्योंकि एक्सपेंडिचर वो कम करने को रेडी नहीं है।
तो शी सेड कि इफ यू कांट बाय ब्रेड बाय केक, अनदर लग्जरी थिंग, जो कहीं ना कहीं जब आप ब्रेड केक अफोर्ड नहीं कर सकता, वो आप केक कैसे अफोर्ड करेगा। दिस समवेयर क्रिएटेड अ मेजर टेंशन अमंग द पीपल, एंड वो कहीं ना कहीं फर्दर जाके इसके अभी निटी ग्रिटीज में जाकर हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस लेड टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे भी जनरल पब्लिक को क्या दिखा कि भाई दो चीज करने की जरूरत है। पहला तो हमें ये मोनार्की नहीं चाहिए, किंग्स सिस्टम हटाओ। तो इसलिए दे गेव द आइडिया ऑफ रिपब्लिक, अनदर मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक। रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक इज समथिंग वेयर द हेड ऑफ द स्टेट is elected, and second component was the very principle of secularism. हम इस चीज में भी बात करेंगे कि भाई सेक्युलरिज्म, इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म में डिफरेंस क्या है। सेक्युलरिज्म का यहां मतलब था कि ये जो कोलिशन था किंग्स एंड चर्चेस का, इस चीज को ब्रेक करना है, यानी स्टेट एंड रिलीजन should be separated. तो कहीं ना कहीं these are the core principles जो यहां से बाहर उठकर आई। अनदर थिंग जो इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कहीं ना कहीं बाहर आई, दैट वाज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नाउ क्या होता है, इनको भी एक बार देख लेते हैं। सी, लिबर्टी इज समथिंग, इजी लैंग्वेज में बोले, किसी फॉर्म ऑफ आप फ्रीडम की बात कर रहे हो। अगर आपको फ्रीडम देना है तो आप फ्रीडम को पहले तो हमें भाई आज से आप आजाद हो, लेकिन ये आजाद कैसे हो, इस चीज का भी कुछ पता होना चाहिए कि भाई आजादी क्या है, कैसे आप पता लगा रहे हो। This liberty or freedom can only come when you provide a law that defines liberty और द नेचर ऑफ लिबर्टी, कि भाई कितना लिबर्टी आपको मिला है, क्या लिबर्टी मिला है, ये चीज पता होना चाहिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज देयर गिवन, कि आपको जो बोलने का अधिकार है वो आपको दे के रखा गया है। बट दिस इज, अगर लॉ नहीं होगा तो लिबर्टी नहीं हो सकती, क्योंकि देन क्या होगा कि भाई मतलब कह सकते हो कि आप फिर तो भाई मच्छी बाजार बना दोगे आप, कि भाई चिल्लाने का अधिकार तुमको भी सारे को मिल गया। बट दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ केओस। उसी केओस को अगर रोकना है तो सबसे पहले एक लॉ होना चाहिए, चाहे वो एक ही लॉ चाहे जो भी लॉ, बट वो लॉ कम से कम बता सके कि लिबर्टी क्या है वहां पे। अच्छा, अनदर क्रूशियल कंपोनेंट इज, इसी में पहला तो लॉ का हो गया, दूसरा हो गया इट शुड हैव सर्टेन restrictions, because one's liberty should not affects another's। यानी कहीं ना कहीं ये चीज ये मैटर करता है कि भाई अगर आपको कुछ लिबर्टी दी कि भाई आपको जो करना है वो करो, चलो आपका जन्मदिन है, केक काटना चाहते हो, रात में गाना सुनना चाहते हो, जोर जोर से सुनना चाहते हो, ये आपकी लिबर्टी दे दिया। लेकिन ये जो अब गाना सुनने का आपका वो है कि बर्थडे काटना, सब कुछ करना है, मौज हल्ला मचा देना है, इसका मतलब ये नहीं कि बगल वाले कमरे में अगर कोई सो रहा है उसकी लिबर्टी खराब हो। उसकी लिबर्टी है कि भाई मुझे सोने दो, भाई मेरा जीने का अधिकार ये कहता है कि मुझे आई राइट टू स्लीप इज समवेयर फंडामेंटल राइट, जो आप नॉर्मल अगर सुने भी होगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कहीं ना कहीं अगर एक कोई हल्ला मचाएगा तो दूसरे की लिबर्टी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकती है। दैट मीन्स लिबर्टी में भी कहीं ना कहीं क्या है कि ऑल पीपल, एवरी पीपल हैव गॉट सर्टेन काइंड ऑफ लिबर्टी, सबको एक इक्वल अमाउंट में लिबर्टी मिली है, यानी और इसीलिए जरूरी है कि एक आदमी दूसरे की लिबर्टी को अफेक्ट ना करे। दिस समवेयर adheres to the principle of equality।
अगर आपने लिबर्टी कुछ ज्यादा दे दी तो इट कैन अफेक्ट लिबर्टी ऑफ अदर पीपल एज वेल। सो इसलिए एक फ्रीडम की भी एक बाउंड्री होनी चाहिए। वो बाउंड्री अगर आप क्रॉस कर गए तो आप इक्वालिटी अफेक्ट कर सकते हो, जो बाकियों के पास जो फ्रीडम है वो अफेक्ट हो सकता है। फ्रेटर्निटी क्या है इसी में? जनरली लोग क्या सोचते हैं कि भाई ब्रदरहुड और हार्मनी यही सारी चीजें होती है, बट इट इज मोर देन दैट। व्हाई इट इज सेड कि ब्रदरहुड, खाली इस चीज से अगर जाएंगे तो आप नहीं कर समझ पाओगे। फ्रेटर्निटी का मतलब हो गया कि द सोसाइटी हैज अवेयरनेस अबाउट द लिबर्टी ऑफ ईच इंडिविजुअल and protects it accordingly। मतलब अगर मैंने ये कहा कि भाई सोसाइटी के पास हर मेंबर को पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि भाई मेरे साथ 99 लोग अगर और रह रहे कि समाज में, तो सबको पता होना चाहिए। जैसे एक फ्लैट सोसाइटी में कुछ रूल्स होते हैं कि भाई आप इतने टाइम के बाद ये हल्ला नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, उन्हें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन कुछ लगा दिए थे। तो ये चीज सबको पता होना चाहिए, सबको आइडिया होना चाहिए कि भाई मेरा भी फ्रीडम है, उसका भी फ्रीडम है, उसका भी फ्रीडम है, उसका भी फ्रीडम है। अगर ये फ्रीडम पूरे सोसाइटी को अवेयरनेस या वो कॉन्शियसनेस अगर बिल्ड नहीं होगा तो देन अगर कहीं भी वायलेशन हुआ तो आपको पुलिस वाला बुलाना पड़ेगा। अब अगर उस हिसाब से देखें, अगर इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ मान लें हम, और हर इंडिविजुअल पे अगर आपको वो पुलिस वाला चाहिए, क्योंकि भाई अगर एक वॉयलेट कोई भी कर सकता है, सो उस केस में क्या होगा, 70 करोड़ तो कम से कम आपको पुलिस वाले चाहिए। क्या 70 करोड़ को उतनी सैलरी दे पाओगे? इतना बड़ा पुलिस फोर्स खड़ा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल, फिजिबल नहीं है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं। इन दैट केस व्हाट इज नेसेसरी कि भाई सोसाइटी को कॉन्शियसनेस हो कि नहीं भाई हर किसी के पास कुछ राइट्स है, कुछ लिबर्टी है, वो एक दूसरे के आड़े नहीं आना चाहिए। This is actually this then however ensures brotherhood which somewhere is ensuring harmony in society। केवल कहने से नहीं होता, it is very much essential कि आप उस चीज को soul and spirit में समझो, और तभी आपकी वो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बिल्ड होगी। आपको फिर रिवाइज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप इस चीज को इतना इस ग्रैनुलर लेवल पे समझ चुके हो। सो दिस इज वाई आई एम सेइंग कि आपको सेक्शंस को समझने की जरूरत है प्रॉपरली एंड ग्रैनुलर लेवल पे। नेक्स्ट, जब हमारा बात आती है कि भाई रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम पे हमने क्या किया, वहां पे हम सुनने को मिलता है कि भाई एक कुछ लेबरर्स हैं, इनका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम कहीं ना कहीं उनके वेजेस को कम कर रही है, उनसे काम ज्यादा करा रही है। तो रिवॉल्यूशन भी उस अकॉर्डिंग उस चीज की बात चल रही है कि भाई लेबरर्स के रिस्पेक्ट बढ़ाया जाए। इनका अगर रिस्पेक्ट बढ़ाना है तो पहली बार इस चीज की बात होती है कि भाई द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज जस्टिस। जस्टिस यानी कहीं ना कहीं अगर कहीं ना कहीं वॉयलेशन हुआ, लिबर्टी ने अगर कहीं ना कहीं इक्वालिटी वॉयलेट की, यानी लिबर्टी कैपिटलिस्ट लोगों का भी था, नॉर्मल पब्लिक का भी था, लेकिन उसने क्या किया, एक की लिबर्टी ने कि भाई मुझे प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, उसने दूसरे का उसके जो एम्प्लॉयज उस पर क्या किया, सैलरी भी कम रखी, वर्किंग आवर बढ़ा दिया। तो वो इक्वालिटी को अफेक्ट कर रहा है कि आप तो 3-4 घंटा केवल काम करते हो, लेकिन दूसरे 12 से 15 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन उसको सैलरी भी उतनी नहीं दे रहे हो। खुद 10-10 हजार अगर ले रहे हो, उसको आप दे रहे हो कि 100 रुपए पकड़ा दिया, 500 रुपए पकड़ा दिया कि चलो जाओ भाई, हो गया तुम्हारा काम आज का। तो कहीं ना कहीं जस्टिस क्या करेगा, इट विल वर्क एज अ करेक्टिव एक्शन। टू रीस्टोर equality in society। Now this justice can be political justice as well। This justice can be social justice as well, and this justice can be economic justice as well। कि भाई जिस फ्रंट पे अगर आपको काम करना पड़े, अगर आपको वो करने की जरूरत है, आप करो। पॉलिटिकल जस्टिस, आपका वुमेन लोग को रिप्रेजेंटेशन अभी हम लोगों ने उनका 1/3 करने जा रहे हैं, हालांकि उसमें कुछ पेच है, बट
कहीं ना कहीं वी आर स्टार्टेड इनिशिएटेड दिस प्रोविजन कि हाँ भाई वुमेन लोगों को 1/3 रिजर्वेशन पार्लियामेंट में, खासकर लोकसभा में, नॉट राज्यसभा, इन लोकसभा आपको देना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देना पड़ेगा। सेम सोशल जस्टिस में क्या किया कि भाई क्योंकि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के साथ कुछ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, ईयर्स एंड थाउजेंड्स एंड ईयर्स ऑफ इनजस्टिस हुआ है, तो उनको रिस्टोर करने के लिए उनको कुछ सर्टेन आपने सोसाइटी में उनको एक इक्वल स्टेटस मिले, उस चीज में काम करना स्टार्ट किया। इकोनॉमिक में भी कहीं ना कहीं आपको लेबरर्स और इनसिप को बचाने की जरूरत है, वो चीज हो गई। सो दीज आर सम ऑफ द क्रूशियल प्रिंसिपल जो बेसिक्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में पता होना चाहिए। बट अब क्या है, कहीं ना कहीं हम बार बार क्या बात कर रहे हैं कि भाई कुछ सोसाइटी में कुछ चल रहा है, चाहे वो रशियन हो चाहे फ्रेंच हो, कहीं पे भी वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो ये कुछ पॉलिटिकल आइडियाज या थ्योरीज को कुछ अडॉप्ट करते हैं। बट ये एडॉप्शन कहीं ना कहीं सोल एंड स्पिरिट में हो, उस चीज के लिए नेसेसरी है यू ब्रिंग द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कैसे, इस पे बात करते हैं। क्या होता है पहला चीज, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप एक चीज तो समझ जाओगे कि भाई कुछ एक को मिलेगा कुछ दूसरे को मिलेगा, बट वो कहीं ना कहीं फेयर इनफ होना चाहिए दोनों की साइड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा कि आप पहले तो कुछ पॉलिटिकल आइडियाज को एडॉप्ट करा रहे हो, एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन आइडियाज, इसी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों है भाई, क्योंकि एक आप स्टेट क्रिएट कर रहे हो, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट कर रहे हो, और दूसरी तरफ क्या है, उसी चीज को जो फॉलो कर रहे हैं उस कंट्री से रिलेटेड है वो सिटीजन्स है। स्टेट एंड सिटीजन्स में कहीं ना कहीं क्या होगा, स्टेट के पास आपने कुछ बताया कि भाई इनके पास एक अथॉरिटी की ये फ्रेम कर सकते हैं लॉज एंड पॉलिसीज। सिटीजन्स के पास क्या होगा, ये इनका राइट है। सिटीजन्स के पास कहीं ना कहीं क्या है कि दे हैव टू, इनका कहीं ना कहीं ये जो लॉज बन रहे इसको इनको फॉलो करना पड़ेगा, अबाइड बाय दोज लॉज, यानी ये इनकी ड्यूटी हो गई। बट अब बात आती है कि भाई एक का राइट कहीं ना कहीं दूसरे की ड्यूटी बन रही है। अब बात आती है कि सिटीजन्स ये कहेंगे कि भाई हम ये केवल क्यों माने कि आप ही के पास कुछ राइट्स हैं, कुछ राइट्स हमें भी दो। तो उसके बेसिस में क्या होगा, सर्टेन एंटाइटलमेंट्स एंड अवार्ड्स विल बी प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स, जो इनके राइट्स होंगे, जैसे आपका राइट टू लाइफ दिया गया। स्टेट का काम क्या होगा इस केस में कि स्टेट हैज द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दोज लॉज, ये उनकी ड्यूटी है। यानी समवेयर वी कैन से राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। तो ये क्रूशियल कंपोनेंट इस चीज का बन जाता है कि भाई राइट्स एंड ड्यूटीज आपस में कोरिलेटेड है, एक का राइट दूसरे की ड्यूटी है, दूसरे का राइट पहले के लिए ड्यूटी है कहीं ना कहीं। और अगर यही चीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेजर फंक्शन आ जाता है कि भाई, क्योंकि पहला चीज तो एक है कि भाई फ्रैगमेंटिंग करना है पावर्स एंड डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जहां से हमने स्टार्ट किया कि भाई अब्यूज ऑफ पावर ना हो। एक चीज हो गया कि भाई आपको पावर्स को अकॉर्डिंग करना है। सेकेंडली आप सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस आप सेट करो, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आपने गवर्नेंस सेट कर दिया, सेकेंड फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको यह देखना पड़ेगा कि इट शुड लिमिट स्टेट्स एक्शन। क्यों? क्योंकि वो एब्यूज ऑफ पावर ना कर सके ना। इस चीज में हम आएंगे थोड़ा सा और फर्दर डिटेल में, एक चीज एक क्रूशियल एस्पेक्ट डिस्कस करने में। एंड लास्टली it should be designed in the manner that it should be
accepted by all. These are some certain crucial functions of constitution जो दे के रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और वर्क एनसीईआरटी में, अगर आप चाहो तो उसमें रेफर भी कर सकते हो। अब एक्सेप्टेंस की बात कहें, क्यों भाई सिटीजन्स को आपने क्या बोला कि भाई तुम्हें राइट्स दे रहे, तो सिटीजन्स भी खुश कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिल रहा है। स्टेट को हमने क्या दे दिया कि भाई लिमिट कर रहे हो मुझे, तो कुछ और भी मुझे, तो आपने क्या अथॉरिटी दे दी कॉन्स्टिट्यूशन ने कि अच्छा ठीक है तुम लॉज बनाओ। तो आपने हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक कुछ ना कुछ प्रोविजन दे के रखा है जिससे कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो आप, वो एक्सेप्ट कर सके इस कॉन्स्टिट्यूशन को विद सोल एंड स्पिरिट में। अब इसी में जो एक मेजर डायमेंशन आता है कि भाई स्टेट लिमिटिंग एक्शन वाली चीज, इसको कौन फुल सोल एंड स्पिरिट में फुलफिल कर सकता है, वो कर सकता है अनदर क्रूशियल कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हाउ दिस थिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज गोइंग टू एंश्योर दैट कि स्टेट का लिमिट एक्शन होगा। अब आप खुद एक एग्जांपल की तरह सोचो कि रशिया और चाइना का एग्जांपल देखो, वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है, बट वहां पे प्रेसिडेंट्स क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से ट्वीक कर रहे हैं प्रिंसिपल्स को और क्या कर रहे हैं, अपना टेन्योर बढ़ाए जा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो है वहां पे, लेकिन आप कहीं ना कहीं कुछ एग्जीक्यूटिव को कुछ ज्यादा पावर दे रहे हो और उस पावर को आप लिमिट करने का, क्योंकि टेन्योर बढ़ा रहे हो तो उसको लिमिट भी नहीं कर रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या करेगा, उसको ये चीज पहले से रोकना है। यानी रशिया चाइना के केस में अगर हम कहें कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। वहीं अगर इंडिया के केस में हम कहें तो आपने या प्रेसिडेंट यूएस के केस में देखो कि भाई वहां के प्रेसिडेंट पे क्या लग दिया, लिमिट लगा दिया कि आप 2 टेन्योर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। हमने वहां पे जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात की, दैट मींस कहीं ना कहीं व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि पार्लियामेंट पे वो रोकने की जरूरत है, स्टेट एक्शन रोकना है। सो समवेयर इट इज वेरी मच एसेंशियल कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक मेजर प्रिंसिपल क्या आता है कि जिस देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा, मैंडेटरी है। लेकिन जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है इसका वहां पे जरूरी नहीं कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो। सो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल के ये जो बेसिक्स जो है, जैसे हमने बात किया नेचुरल जस्टिस से स्टार्ट किया, रूल ऑफ लॉ में गए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की, लिबर्टी क्या होता है, इक्वालिटी क्या है, अगर इसको आप इस स्ट्रक्चर में आप पढ़ोगे देन इट विल बी बेस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। क्योंकि ये जरूरी भी है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन भी इतना ट्रिकी इस तरह से होता है कि भाई अगर आपने इस चीज को नहीं समझा देन आप क्या करोगे, आप बाय मिस्टेक कुछ ना कुछ आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है लेकिन अगले ऑप्शन उससे भी ज्यादा बेटर डिस्क्राइब कर रहा था उस चीज को, आप उस चीज पे नहीं जा रहे हो। सो with this we are ending this session. We will be coming with some more quality content for you for sure. Do follow us and do ensure that कि आपको इस कंटेंट को अगर बार बार फॉलो मतलब अच्छा करना है तो आप इनको देखते रहिए। वी गारंटी यू कि आपके ये कंटेंट कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा आपके 2026 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। टिल देन थैंक यू सो मच, गुड बाय। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।